हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाणक्य IIT-JEE-IPMT। अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस रेगुलरली मिलते रहेंगे। आप लोग नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी होगी और आप एक बढ़िया सा स्कोर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अपनी रिपोर्ट कार्ड अच्छा बना सकते हैं इन नीट और जेई में। तो आज मैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ इस वीडियो में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूँगा, तो आप वीडियो पूरा ध्यान से देखें और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करें और बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा और आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट और डायमेंशंस के, जिनको हमें समझना है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बच्चों, एज यू नो दैट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वर्ड आपने सुना होगा जब आपने कूलम्स लॉ पढ़ा होगा। कूलम्स लॉ में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हमने एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो हमें इस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशंस पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, हम इसका मेथड सीखते हैं। तो पहले तो हमें कूलम्स लॉ पता होना चाहिए। तो कूलम्स लॉ बच्चों क्या होता है, F इज इक्वल टू, आपको लॉ अच्छे से पता होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये कूलम फोर्स का फॉर्मूला है, इसी को कूलम्स लॉ बोलते हैं। और यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट यूज हुआ है। तो हमें एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशंस पता करना है। तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट में इस फार्मूले को लिख लेंगे पहले। तो हम इसको एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में इस फार्मूले को लिख रहे हैं। तो वो क्या लिखेगा, देखिए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया, हमने फॉर्मूले को एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें इसका यूनिट और डायमेंशन निकालना है। तो जिसका निकालना होगा उसके टर्म्स में हम सबसे पहले लिखेंगे। तो अब आप देखो, Q1 क्या है, चार्ज है, Q2 क्या है, चार्ज है, F क्या है, फोर्स है, R क्या है, आपका डिस्टेंस है बिटवीन चार्जेस। तो आपको ये पैरामीटर्स पता होने चाहिए, तभी आप इजिली इसको कर पाएंगे। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम इसका डायमेंशन फार्मूला लिखने जा रहे हैं। तो चार्ज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चार्ज का फार्मूला आपने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू आई टी। ये फार्मूला भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में आपको मिल जाएगा, जो मैंने प्रोवाइड किया फर्स्ट लेक्चर में। तो Q इज इक्वल टू आई टी। तो आई क्या है, करंट, टी क्या है, टाइम। तो अगर हमें डायमेंशन फार्मूला Q का लिखना है तो हमें पता चल गया, ए करंट का डायमेंशन फार्मूला होता है ए, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा गया है और टी भी फंडामेंटल है। तो ए टी डायमेंशन फार्मूला हो गया किसका, करंट के केस में। तो सबसे पहले मैं इसका डायमेंशन फार्मूला लिख रहा हूं। अगर मैं इसका डायमेंशन फार्मूला लिख रहा हूं तो देखो क्या लिखूंगा, चार्ज यहां पे दो टाइम है, Q1 भी चार्ज है, Q2 भी चार्ज है। तो हम 2 टाइम्स लिखेंगे, ए टी इंटू ए टी। तो मैं इसको डायरेक्टली कर दूं तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका ए टी और इसका ए टी दोनों कंबाइन होकर के क्या हो गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब 4 पाई का तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं हम लिखते हैं, हमें पता है। जैसे कि हम डायमेंशन फार्मूला में हम सीख सकते हैं, आप हमारे लेक्चर्स में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम फोर्स के डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो फोर्स भी हमें मालूम है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन फार्मूला हमें मालूम है, m है, और एक्सेलरेशन का भी मालूम है, LT-2 होता है। तो अब हम यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अपॉन में लिख देते हैं। क्या आ गया, ML-T-2। क्लियर? R क्या है अब आपका यहाँ पर, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का अगर हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। क्लियर? तो ये पूरा डायमेंशन फार्मूला हो गया किसके लिए, आपका एप्सिलॉन नॉट का। अब इसको हमें बस क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई में देखो, ये सारे हम ऊपर ले जाएंगे। जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, M-1। अब L देखिए कितना हो जाएगा, L आपका यहाँ पे 2 है, तो हम इसको चेक करो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो कितना हो गया, 3। तो L का हो गया -3। क्लियर? अब T देखो बेटा, T ये -2 है और ऊपर 2 है, तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो MLT हो जाएगा 4।
और आपका ए एज इट इज रहेगा। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला आ गया m-1 l-3 t4 a2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या करना है, इसका यूनिट लिखना है। तो ये तो डायमेंशन फार्मूला हो गया था। अब हम इसका अगर यूनिट लिखना चाहें तो हम यूनिट कैसे लिख सकते हैं, हमें ध्यान देना होगा। तो हमें इसका यूनिट लिखना है। तो आपको मालूम है चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज का यूनिट कूलम है, इस चार्ज का भी यूनिट कूलम है। तो हमारा कूलम इंटू कूलम हो गया कूलम स्क्वायर। क्लियर? मैं इसका यूनिट लिख रहा हूं, कूलम इंटू कूलम हो गया कूलम स्क्वायर। फोर्स का यूनिट आपको पता है क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म है। तो फोर्स का यूनिट हमें मालूम है न्यूटन होता है, और इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अगर हम इसको थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें मालूम है कि मैं इस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क में तोड़ सकता हूं। तो कंपटीशन में कैसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ इंटू आर। मैंने यहाँ पे एफ इंटू आर लिख दिया। तो एफ इंटू आर क्या हो गया, ये वर्क हो गया। क्लियर हो रहा बेटा? तो अगर इसका हम दूसरा यूनिट लिखना चाहें तो एक दूसरा यूनिट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर अपॉन, अब हमें वर्क का यूनिट यहाँ पे लिखना होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं जूल इंटू मीटर। तो एक ये तरीका हो सकता है। क्लियर? जूल इंटू मीटर। इसी को हम ऐसे और भी लिख सकते हैं अगर हम, क्लियर, कूलम स्क्वायर बाय जूल हम कर सकते हैं। और हम जूल को हमें मालूम है ये वर्क है हमारा। तो इस वर्क को हम वोल्ट की डेफिनेशन में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक चार्ज इसके अपॉन में ले जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क अपॉन क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है। वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो हम इस चीज के कॉन्सेप्ट को अगर यूज करें तो इसके यूनिट को हम और चेंज कर सकते हैं। तो यूनिट को अगर हम चेंज करेंगे तो ये यूनिट एक तरीके से और हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कूलम अपॉन वोल्ट इंटू मीटर। तो देखिए बच्चों, ये 3 टाइप से हम इसके यूनिट को एप्सिलॉन नॉट को स्प्लिट कर सकते हैं। कंपटीशन में कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए हमें बहुत अवेयर होकर करना होता है। तो सी वी इनवर्स एम इनवर्स, ये आपका किसका हो गया, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो गया। एप्सिलॉन नॉट का ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला ये एप्सिलॉन नॉट है क्या हमारा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब इसमें हम कई सारे क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ दीज। क्लियर? तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट किसका करना है, म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन। तो हमने ये म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन पढ़ा है। इसके लिए हम फार्मूला याद कर सकते हैं जो कि हमने क्लासेस में पढ़ा होगा, एल डी आई अपॉन डी टी। तो दिस इज द, ई इज द ई एम एफ, एल इज वॉट, इट इज सेल्फ इंडक्टेंस, डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला के लिए हमारा है। जब हम सेल्फ इंडक्शन होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ का फॉर्मूला ये बनता है। और अगर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स में बात करो तो यही फॉर्मूला आपका थोड़ा चेंज होकर ऐसे बनता है, ई इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। ये सारा हम फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं। तो बच्चों अगर आपको याद होगा तो हमने ये पढ़े हैं दोनों फार्मूले। अब हमें यहाँ पर एल या फिर एम का क्या फाइंड करना है, डायमेंशंस फाइंड करना है, और हमें इसका यूनिट भी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले एल का अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें इसको एल के टर्म्स में फॉर्मुलेट करना होगा। तो एल के टर्म्स में या एम के टर्म्स में हम फॉर्मुलेट करेंगे, दोनों सेम ही आएगा। एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू अगर हमें फाइंड करना है तो आप देखो, एल हमें फाइंड करना है तो हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है फॉर्मूला, ये बन रहा है ई डी टी अपॉन डी आई। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा जब हम एल या एम का
टर्म्स में फॉर्म करेंगे, क्योंकि जिसका हमें फाइंड करना होगा यूनिट या डायमेंशन, उसी के टर्म्स में हम पहले फॉर्मुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें सारे फार्मूले लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये फार्मूला लिख दिया, इससे हमने ई इज इक्वल टू दैट से या ई इज इक्वल टू दैट से हमने एल और एम का इक्वेशन निकाला, जो कि सेम आएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मालूम होना चाहिए कि ई हमारा क्या है। ई है ईएमएफ या पोटेंशियल, तो ई डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। तो ई को हम लिख सकते हैं W बाई क्यू, ई को हम लिख सकते हैं W बाई क्यू। क्लियर हो गया। W बाई क्यू हमारा हो गया फार्मूला ई के लिए, और हमें मालूम है कि ये आपको पता है ये टाइम है, तो हम इसको डायरेक्टली टाइम ही ले लेते हैं, और ये करंट है तो ये करंट हो गया, चेंज इन करंट एंड चेंज इन टाइम। तो अब हमें इजी हो गया इसका डायमेंशंस लिखने के लिए। अब मैं इसका डायमेंशंस लिख देता हूँ। तो आपको मालूम है वर्क का डायमेंशन आपको जैसे लर्न होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा वर्क का डायमेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले फार्मूले से हम निकालेंगे। तो ml स्क्वायर t-2 इसका डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा। और चार्ज का भी हमने आपको बताया था, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या है, AT है। और आपको मालूम है टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, ये T हो जाएगा। क्लियर हो गया। और अपॉन में क्या है, करंट, तो करंट का डायमेंशन फार्मूला आपको मालूम फंडामेंटल क्वांटिटी A है। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, A 2 टाइम हो गया है और T से T कट रहा है, बाकी सारा तो बच जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं आफ्टर सॉल्विंग। ये देखो क्या बन रहा है, ml स्क्वायर t-2 A -2। आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये डायमेंशन फार्मूला आपका बन गया सेल्फ इंडक्शन का, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे t-2 था, ये t कट गया है, तो ये t-2 बच गया। तो दिस इज द व्हाट डायमेंशन फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों का सेम आएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका आपको यूनिट बताना है। तो अब आपको यूनिट दिख रहा होगा, हमें यूनिट L का बताना है। तो EMF का यूनिट हमारा क्या होता है, चूंकि ये वोल्ट है, तो हमारा हम यूनिट इसका लिख देते हैं। यूनिट क्या बनेगा दोनों के लिए, E का यूनिट हमारा बन गया वोल्ट, EMF है, EMF का यूनिट हो गया वोल्ट, और हमारा ये क्या है, टाइम बाई करंट है। तो सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ये बन गया आपका यूनिट किसका, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का। इसको हम और चेंज करके लिखना चाहें, क्योंकि कंपटीशन में तो कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो इसको हम ओम इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। एक यूनिट ये हो गया, ओम इंटू सेकेंड। और इसको एक तरीका और है, हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जैसे हेनरी, हम इसको लिख देते हैं साइंटिस्ट के नेम पे। इसका हम यूनिट क्या बना सकते हैं, हेनरी, HENRY। तो इसके 3 यूनिट हो सकते हैं, एक हुआ वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, और ओम इंटू सेकेंड, और हेनरी। तो कोई भी यूनिट हमारा ऑप्शन में बन सकता है। तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि हमें करना क्या है। तो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनिश हो गया। अब अगला हमारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला और यूनिट बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H के फॉर्म में होता है। तो इसके लिए हमें फार्मूला याद रखना होगा। ये कंप्लीट हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम फार्मूला ले सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू H। हमें यहाँ पे H का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है, हमें H का यूनिट फाइंड करना है। तो हम इसको H में फॉर्मुलेट कर देंगे। तो H में हम जब फॉर्मुलेट करेंगे तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन म्यू। हमें अब B मैग्नेटिक फील्ड का और म्यू का हमें परमिएबिलिटी का हमें डायमेंशंस पता होना चाहिए, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए अब हम फार्मूला लिखेंगे। तो जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो हमें मालूम है कि हमारे पास जो फार्मूला बनता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो बनता है आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से स्टार्ट होता है। तो हम इसको लिखेंगे म्यू नॉट, या म्यू सेम बात है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। दिस इज द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये फार्मूला आपको बायोट-सेवर्ट्स लॉ में मिलेगा। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ जब आप पढ़ोगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला मिलेगा। तो म्यू नॉट अपॉन
क्या हो जाएगा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे ये बी का फॉर्मूला मैंने लिखा है, बी के फॉर्मूले के बाद अपॉन में म्यू था, तो चूंकि म्यू और म्यू नॉट सेम चीज है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे क्या बन गया 1/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बन गया। क्लियर हो गया। तो अब हमें इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना है। तो हमें डायमेंशन फार्मूला किसका बनाना है, एच का। तो एच का डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा, सी। मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या बन रहा है, एच का बनाने के लिए अब देखो करंट का डायमेंशन फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा, डीएल का डायमेंशन फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा, ये आर स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला लिखना पड़ेगा। साइन थीटा तो रेशियो है, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। क्लियर। और 4 पाई भी आपका कांस्टेंट, इसका भी कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। तो फाइनली आपको मिल गया ए करंट का डायमेंशन फार्मूला, एल लेंथ है, डीएल का डायमेंशन फार्मूला, और आर स्क्वायर भी लेंथ है, तो क्या बन गया एल स्क्वायर। अब आप देखो एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एच हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है वो क्या बनेगा, क्योंकि हम 3 के टर्म्स में लिखते हैं, एम है नहीं यहाँ पर तो m0, और एल देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, एल आपका यहाँ पे -1 बच रहा है, तो हम लिखेंगे -1 क्योंकि अपॉन से एक ऊपर जाएगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या बच रहा है, टी है नहीं तो t0 लिखेंगे, ए है तो ए। दिस विल बी द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो गया। अब हम अगला डायमेंशन फार्मूला, अब इसका यूनिट भी बता देते हैं। अब अगर यूनिट की बात करूँ तो आपका दिख रहा होगा आपको यहाँ पे यूनिट क्या बन रहा है, देखो ये एम्पियर, एक तो कट गया, एम्पियर पर मीटर, तो इसका यूनिट बन गया एम्पियर पर मीटर, ये इसका एसआई यूनिट बन गया। क्लियर। एम्पियर पर मीटर किसका एसआई यूनिट हो गया, एच का। तो हम ऐसे इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं और ऐसे इसका हम डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है। अगर हम इसको सीजीएस सिस्टम में बोलें तो सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है ऑस्टेड, ORSTED, ORSTED। ऑस्टेड इज द यूनिट ऑफ एच इन सीजीएस सिस्टम। तो यूनिट कोई भी पूछ सकता है, एम्पियर पर मीटर या ऑस्टेड। तो आपको क्लियर हो गया दूसरे का। अब हमारे पास थर्ड और लास्ट क्या बचता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का अब हमें यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आपको दिख रहा है, ये म्यू नॉट है। अब हमें म्यू नॉट का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना। तो अब हमें इस क्या करना होगा, म्यू नॉट के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करना होगा। जब हम इसको म्यू नॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारा डायमेंशन फार्मूला यहाँ से म्यू नॉट का निकल आएगा। क्लियर हो रहा है। तो हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला अभी हमने आपको ये बताया, B इज इक्वल टू, यही वाला फार्मूला हम दोबारा से उठा लेते हैं। तो B इज इक्वल टू क्या है, आपको मैंने बताया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आपको बायोट-सेवर्ट्स लॉ है, ये आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ने को मिलेगा इन +2 स्टैंडर्ड। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे म्यू का फॉर्मूला या म्यू का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है। तो फॉर फाइंडिंग द डायमेंशन फार्मूला ऑफ म्यू, तो हम म्यू के टर्म्स में इसको लिखेंगे, म्यू या म्यू नॉट के टर्म्स में हम लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे म्यू नॉट के टर्म्स में अगर आप लिखते हो तो इसको आप क्या कर सकते हो, एक चीज इसमें और भी कर सकते हो थोड़ा सिंपली करने के लिए। एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ये हमने फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ा है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। क्लियर हो गया। तो इसकी हेल्प से अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने से थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो इसको म्यू नॉट का यहीं से फॉर्मुलेट करके हम निकाल सकते हैं, तो एक तरीका अलग होगा। इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसमें डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ। तो अगर आप देखो यहाँ से बी का मैं फार्मूला बनाऊँ तो बी का फार्मूला क्या बन जाएगा, F अपॉन IL साइन थीटा। तो यहाँ पे बी के प्लेस पे मैं ये पुट कर सकता हूँ। अगर मैं बी के प्लेस पे पुट करता हूँ, सपोज मैं बी के प्लेस पे पुट कर रहा हूँ, तो बी के प्लेस पे मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ F अपॉन IL साइन थीटा, IL साइन थीटा। ये b की वैल्यू मैंने इस वाले फॉर्मूले से फाइंड की है और यहाँ पे प्लेस कर दी है, इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये भी एज इट इज रहेगा IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या किया है, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो सिंप्लीफिकेशन अगर हम इसको डायमेंशनली लिखेंगे तो हमारे पास अब आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैं म्यू नॉट का फार्मूला बना रहा हूँ इससे, और सिर्फ डायमेंशंस के टर्म्स में ही लिखूंगा, बाकी जो कांस्टेंट है उनको छोड़ दूंगा। तो कांस्टेंट म्यू नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर एल स्क्वायर। चूंकि डीएल को भी मैंने एल ले लिया तो ये मल्टीप्लाई में हो गया आई स्क्वायर एल स्क्वायर, और आपको दिख रहा होगा ये आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में गया, तो ये म्यू नॉट का एक फार्मूला हमारा निकल के आ गया। तो म्यू नॉट का फार्मूला क्या बन गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर एल स्क्वायर। थोड़ा ये सिंपल हो गया। अब सिंपल होने से क्या है कि अब हमें डायरेक्टली पता है कि इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, इसका क्या हम डायरेक्टली डायमेंशन फार्मूला इसमें लिख सकते हैं, तो हम डायमेंशन फार्मूला लिखने जा रहे हैं। अब डायमेंशन फार्मूला लिखो तो देखो एफ का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, एम एल टी माइनस टू इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एफ। आर का हो गया एल स्क्वायर, करंट का यू नो दैट ए होता है तो ए स्क्वायर हो गया क्योंकि आई स्क्वायर है, और यहाँ पे भी क्या हो गया आपका एल स्क्वायर, एल आपकी यहाँ पर लेंथ है तो अगेन ये एल स्क्वायर। तो आप देखो एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्लियर। तो अब क्या बचा, एम एल टी माइनस टू और ए माइनस टू। तो इसका डायमेंशन फार्मूला निकल के आ गया एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ व्हाट, म्यू नॉट। म्यू नॉट इज व्हाट, परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या निकल के आया, परमिएबिलिटी का डायमेंशन फार्मूला आ गया एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। तो आपको मेथड समझ में आ गया होगा हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। अब देखो इससे बहुत इजी हो गया यूनिट बनाना, क्योंकि ये फार्मूला हमारे पास आ चुका है। तो हम इसका यूनिट अगर बनाएंगे तो यूनिट हमारा क्या बनेगा, अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन करंट का क्या है आपको पता चल गया एम्पियर स्क्वायर है, इसका भी मीटर स्क्वायर हो गया। तो मीटर स्क्वायर कट गया, तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आपका क्या बन गया यहाँ पर यूनिट, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इसका यूनिट बन गया। तो ऐसे इसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका और भी न्यूटन को हम वर्क के फॉर्म में बनाए तो डिफरेंट तरीके से हम लिख सकते हैं। मान लो इसका दूसरा यूनिट मैं लिखना चाहता हूं, तो इसका दूसरा यूनिट आप लिख सकते हो जूल पर मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो ये किसका दूसरा फॉर्म हो जाएगा, जूल पर मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर। आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसका एक फॉर्म और हम बना सकते हैं, वोल्ट इंटू कूलम अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर, एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर। एक तरीका ये हो सकता है, जूल के फॉर्म में हो सकता है, वोल्ट कूलम के फॉर्म में हो सकता है, और एक तरीका ये हो सकता है न्यूटन पर। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन बन सकता है। ये कुछ नहीं, सिंपली हमने इसको क्या किया है, इस फार्मूले को वर्क के फॉर्म में बनाया, जैसे पहले स्प्लिट किया था एफ इंटू आर के टर्म्स में, फिर उसको स्प्लिट करके लिखा। तो हम ये तीन तरीके से इसके क्या बना सकते हैं, यूनिट। तो हमारे पास कोई भी यूनिट पूछा जा सकता है, तो बच्चों बहुत ध्यान देना है, हमें आसानी से इसको करना है, तभी हम इसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम आगे। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x in the equation force is equal x upon density is। तो डायमेंशन हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी x का हमें पता करना है, फार्मूला रिलेशन हमें दिया फोर्स इक्वल टू x अपॉन डेंसिटी इज। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शंस। अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें ये समझना है, हमें डायमेंशंस निकालना है। तो आपको मालूम है डायमेंशंस में हमें फार्मूला गिवन है, फोर्स इज इक्वल टू x अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी सपोज रो मैंने ले लिया, तो x अपॉन डेंसिटी। अब हमें किसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है, हमें मालूम है x का हमें निकालना है। तो हम x का कैसे निकालेंगे, तो पहले हमने जो रिलेशन बताया कि हम इसको x के टर्म्स में लिखेंगे। तो x के टर्म्स में लिखेंगे तो डेंसिटी किधर जाएगा, डेंसिटी आपका फोर्स के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x का डायमेंशन फार्मूला अगर हमें निकालना है तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए और आपको डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको मालूम है क्या है, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको लर्न हो चुका होगा, एम एल टी माइनस टू। और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए। डेंसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला बनेगा उसके लिए डेंसिटी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का जो डायमेंशन फार्मूला है वो हमें मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन फार्मूला हमारा m है, क्योंकि मास का डायमेंशन फार्मूला m होता है, और वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला होता है L3। तो हमने ये दोनों डायमेंशन फार्मूले लिख दिया, बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब सिंप्लीफाई करके देखो, यहाँ से L तो कट रहा है लेकिन मास का स्क्वायर हो रहा है। तो अब आप देखो क्या बन रहा है, m2, L यहाँ पे कैंसिल हो गया तो L-2 बन गया और T-2 बन गया। तो m2 L-2 T-2 विल बी द करेक्ट आंसर। m2 L-2 T-2, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ऐसे करके क्वेश्चंस गिवन होंगे, कुछ अननोन भी दे करके हमसे पूछ सकते हैं, तो हमें ऐसे करके ध्यान देना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ओके, फोर्स और टाइम को एज इट इज हमें फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में ले लेना है, और हमसे कह रहा है कि तो आप बताओ कि यहाँ पे लेंथ का डायमेंशंस, जो डायमेंशन फार्मूला है इनमें से कौन सा होगा। एफ टी स्क्वायर, एफ इनवर्स, ए इनवर्स, टी इनवर्स, एफ ए स्क्वायर टी और ए टी स्क्वायर, इनमें से कौन सा होगा। तो अब हमें जैसे बोल रहा है वैसे हमें कह रहा है, तो लेंथ के टर्म्स में लेना है तो मैंने ले लेना है। तो टेक्निक हमने क्या लेना है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन या इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, वो किसके टर्म्स में है, फोर्स के टर्म्स में है। और इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम, तो फोर्स एफ हो गया, एक्सेलरेशन को हमने ए ले लिया और टाइम को टी ले लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला हमने ए ले लिया, फोर्स का एफ ले लिया है और टाइम का टी ले लिया है। तो इन्होंने बोला उसको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ले रहे हो, फंडामेंटल ले रहे हो तो हम एफ और ए और टी ले सकते हैं, जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट में सीखा है। तो अब हमें बोल रहा है कि यहाँ पर आपको लेंथ के टर्म्स में डायमेंशन फार्मूला निकालना है, वो क्या आएगा। तो हमने लिख दिया लेंथ के टर्म्स का डायमेंशन फार्मूला। मुझे नहीं मालूम यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ ए बोल दिया, यहाँ पे बी बोल दिया, यहाँ सी बोल दिया, वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 यूनिट डायमेंशंस में बताया है लास्ट में, उसमें डिस्क्रिप्शन में गिवन है कि कैसे कि हमने उसको सॉल्व करना है। तो वही मैंने मेथड अप्लाई किया है यहाँ पे, कुछ नहीं। अब हम बोथ साइड के डायमेंशंस को लिखेंगे, थोड़ा हम शॉर्ट में कर रहे हैं, बोथ साइड के डायमेंशन में लिखेंगे। तो यहाँ पे तो सिर्फ लेंथ है, तो लेंथ के लिए मास का तो डायमेंशन है ही नहीं, तो m0 लिख देते हैं, है ना। L है तो मैंने L लिख दिया, और T भी नहीं है तो मैं इसका T0 लिख रहा हूँ। मैं बोथ साइड के डायमेंशंस लिख रहा हूँ इस फार्मूले के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमें मालूम है, तो मैंने लिख दिया m L T -2, ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला मैंने लिख दिया। अब A क्या है हमारा, यहाँ एक्सेलरेशन है, तो मैं उसका भी डायमेंशन फार्मूला लिख देता हूँ, LT -2 एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला हो गया। और अब ये T आपका टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन फार्मूला हो गया। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि हमारे फोर्स के पावर में A था और इसके पावर में हमारे B था और T के पावर में हमारे C था। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमें दोनों साइड के डायमेंशंस को कंपैरिजन करना है। क्लियर। T के पावर में C है और यहाँ पर T B है, तो हमें डायमेंशनली जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, m0 L T0 इज इक्वल टू, अब सॉल्व करो, देखो जरा क्या हो रहा है। यहाँ पर m तो सिंगल ही है, पावर में a आएगा, तो मैंने डायरेक्टली लिख देना है m टू दी पावर a। अब l यहाँ पे क्या बन रहा है, a, और यहाँ पे क्या बन रहा है, b, तो l के पावर में बन गया a प्लस c। क्या बन गया, a प्लस c, l की पावर में यहाँ से a और यहाँ से b, नॉट c, a प्लस b। ओके। अब t के पावर में देखो जरा, यहाँ पे t के पावर में -2a है, तो यहाँ पे t के पावर में मैं लिख रहा हूँ -2a, क्योंकि t स्क्वायर था, और यहाँ पे माइनस का 2b और यहाँ पे प्लस का c। तो t के ये डायमेंशंस बन गए, बोथ साइड में मैंने डायमेंशंस कर दिए। अब इनमें हमें क्या करना है, दोनों साइड के डायमेंशन को कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ से m की पावर 0 है, तो a इज इक्वल टू हमारा कंपेरिजन में क्या आ गया, 0। L की पावर में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि जो c के पावर में बन रहा है वो क्या बन रहा है, t के पावर में, तो ये बन रहा है -2a -2b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी 3 इक्वेशंस आ गई। अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो a इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ से सॉल्व करोगे तो b इज इक्वल टू आ गया 1।
ए और बी हमको मिल गया, ए 0 रख देंगे तो ये टर्म 0 हो गया, और बी इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ से हमारे को क्या मिल गया, सी इज इक्वल टू 2। तो ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू मिल गई। ये तीनों वैल्यू हम इस अपने ओरिजिनल रिलेशन में जब प्लेस कर देंगे तो एल इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, एफ की पावर 0 तो 1 हो जाएगी वैल्यू, और ए एज इट इज 1 और टी, तो ये हमारा रिलेशन आ गया ए टी स्क्वायर। तो लेंथ के टर्म्स में जो हमारा डायमेंशन फार्मूला या फार्मूला बन रहा है वो ए टी स्क्वायर है। इट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर। नाउ अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कन्वर्ट इनटू सीजीएस सिस्टम। तो अब हमें इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने आपको वीडियो लेक्चर में अपने ट्रिक बताई है, तो आप वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। N2 इज इक्वल N1 इन ब्रैकेट M1 अपॉन M2 ब्रैकेट क्लोज, पार में A, L1 अपॉन L2 ब्रैकेट क्लोज, पार में B, T1 अपॉन T2 इन पार C। तो ये वो ट्रिक है जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में बताई है, और इसको कैसे यूज करते हैं हमने ये भी आपको सिखाया है। तो आप यूनिट डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 3 में आप चेक कर सकते हैं, लास्ट में जाकर के ये कहीं आपको ट्रिक मिलेगी। तो आपको इसको करना है। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, तो पहले हमें देखना है यूनिट किस में गिवन है। ये हमारा एमके सिस्टम में गिवन है और हमको किसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, बिग टू स्मॉल करना है। तो मैंने आपको बोला भी था कि जो बिग वाले हैं वो सारे हम 1 लेते हैं, N1 M1 L1, और स्मॉल में N2 M2। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे N2 की वैल्यू फाइंड करनी है, N1 गिवन है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे N1 की जो वैल्यू गिवन है वो प्लेस कर देंगे 1000। अब हमें देखना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। वो फिजिकल क्वांटिटी जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं उससे हमें एबीसी की वैल्यू मिलेंगी। तो डेंसिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसके लिए हमें डायमेंशन फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो डेंसिटी के लिए डायमेंशन फार्मूला हमारा जो बनता है, वो डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला आपको याद होगा M L-3। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द डेंसिटी। तो डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला हमें अगर लर्न होगा तो हम आसानी से ए और उसकी वैल्यू ला सकते हैं। तो M के पावर में क्या है, ए है, तो ए की वैल्यू यहाँ से M के पावर में 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आ रही है। L के पावर में जो B होता है वो L का पावर है, तो हम यहाँ पे B की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -3, और C की वैल्यू यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे C है ही नहीं डायमेंशन फार्मूले में, तो T की पावर हम 0 लिखें, तो यहाँ पर T की पावर C है, तो C की वैल्यू 0 होगी। तो A B C हमको मिल गए और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अब हमें मालूम है कि M किस में होता है, हमें मालूम है kg में होता है, तो हम यहाँ पे kg लिखते हैं, और ये क्या होता है, ग्राम में होता है। पावर में आया 1। L हमारा किस में होता है, मीटर में। किस सिस्टम में, M के सिस्टम में। और इसमें किस में होता है, सेंटीमीटर में। क्लियर। पावर में क्या आ गया, -3। और T हमारा 0 है, पर दोनों में ही T सेकंड में होता है, तो पावर में 0 हमने डाल दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 की पावर 0 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये तो पूरा 1 हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया वहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं मेरे वीडियो लेक्चर में। तो केजी को हम क्या कर सकते हैं, केजी को हम ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1000 यहाँ पे ग्राम हो जाएगा अपॉन ग्राम। तो अब देखिए हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि ग्राम कैंसिल हो जाए। अब इसके बाद पावर में 1 है तो हम लिख नहीं रहे हैं, और यहाँ मीटर को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी कट जाएगा। यहाँ पे पावर में -3 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 1000 एज इट इज रहना है, इंटू ये भी वाला 1000 एज इट इज रहना है, पर ये आपका आ गया 100 की पावर में -3। इट मीन्स हम इसको अगर लिखना चाहें तो 100 की पावर में, पहले हम 100 की पावर में -3 ही लिख देते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं प्रॉपर, तब आपको क्लियर होगा। 100 की पावर में -3 है, तो अब 100 की पावर में -3 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम 1 अपॉन ले जाएं तो ये पॉजिटिव पावर हो जाते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने क्या किया, 1000 इंटू 1000 इंटू इसको 1 अपॉन अगर मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा 100 की पावर में +3। क्लियर। तो 100 की पावर में +3 का मतलब 100 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आप 100 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये चीज़ क्या बनेगी, अब हमें ये सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो अब देखो यहाँ पे 3 और 3 कितने पावर्स हो गए, 6, तो 10 की पावर हो गया 6। क्लियर। इंटू अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन यहाँ पे भी वही आएगा,
10 की पावर 6, क्योंकि 2 यहाँ पर पावर है, 2 3 6 हो जाएगा। 10 की पावर 2, 100 मीन्स 10 की पावर 2 और 2 की होल पावर 3 तो 2 पावर 6 हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स आंसर क्या आ गया 1। तो N2 की वैल्यू आपकी आ चुकी है यहाँ पर 1। तो 1 क्या हो गया आपका CGS यूनिट, मतलब 1 ग्राम पर सीसी। N2 की वैल्यू आ गई 1 ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया किसका, डेंसिटी का CGS यूनिट में। तो आपको क्लियर हो गया कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। द एनर्जी E ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी f एज E इक्वल टू h न्यू। फार्मूला आपको गिवन है। The value of h is equal to 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second in SI units. The value of h in CGS system. अब हमें h की वैल्यू CGS सिस्टम में फाइंड करना है। वैसे ये वैल्यू E एनर्जी है आपका, h प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं और f आपको गिवन ही है, फ्रीक्वेंसी है। तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला क्या है, तो हम पहले फार्मूला लिख देते हैं। हमारे पास फार्मूला गिवन है E इज इक्वल टू एच एफ फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक कांस्टेंट है। तो अब हमें क्या करना है, एच के लिए हमको फाइंड करना है किसका वैल्यू, एच का वैल्यू किसमें, CGS सिस्टम में। तो सबसे पहले तो एच का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एच का फार्मूला डायमेंशन फार्मूला बनाना पड़ेगा हमें। एच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एच बाई एफ। तो एफ क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, ई क्या है आपका, ई है एनर्जी। तो एनर्जी या वर्क सेम चीज होता है। तो एच का अगर हम डायमेंशन फार्मूला लिखें तो डायमेंशन फार्मूला एच के लिए हम वर्क का लिख सकते हैं या एनर्जी का सेम डायमेंशन फार्मूला होता है ml² t माइनस 2। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन फार्मूला हमारा क्या होता है t माइनस 1। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा डायमेंशन फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए बन के आ जाएगा ml² t माइनस 1, क्योंकि t माइनस 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो ये डायमेंशन फार्मूला आ गया h के लिए। डायमेंशन फार्मूला क्यों, क्योंकि जब हम ट्रिक यूज करेंगे तो वहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए होगी। अब हमारे पास ट्रिक तो आपको पहले से जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया सिमिलर ही है। यहाँ पे देखो ये MKS में गिवन है और हमको इसको CGS में फाइंड करना है। तो MKS में गिवन है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो ये वैल्यू है ये किसकी वैल्यू गिवन है, N1 की वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास वही ट्रिक हमारे पास जो है N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 पार में A, L1 बाई L2 पार में B, T1 बाई T2 पार में C। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। N1 की वैल्यू जो गिवन है एज इट इज हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इज द वैल्यू ऑफ N1। और आपको मालूम है M1 में से यहाँ से आप कंपेयर करो तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ रही है, A 1 आ रहा है, B है आपका 2 और C कितना है -1। तो ABC यहाँ से हमें मिल गया डायमेंशन फार्मूले से। अब ये ABC हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको मालूम है M1 किस में हम यूज करते हैं, इसको हम kg में यूज करते हैं, क्योंकि SI में kg होता है ना। अपॉन ग्राम हम रखेंगे। अब A की वैल्यू 1 है, एज इट इज रख देंगे। क्लियर। अब L1 हमारा क्या होता है, मीटर होता है, अपॉन सेंटीमीटर क्या रख देंगे यहाँ पर। हमारे पास B की वैल्यू 2 है तो हम 2 रख देंगे। अब T1 दोनों में सेकंड होता है तो सेकंड अपॉन सेकंड रहेगा, पर पावर में कितना हो जाएगा -1। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेकंड अपॉन सेकंड कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1 और 1 का इन्वर्स रखोगे तो 1 ही रहेगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब हमारे पास ये है मेन, है ना, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो गया 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अब इसको kg को एज यू नो दैट हम क्या कर सकते हैं 1000 ग्राम में चेंज कर सकते हैं अपॉन ग्राम। क्लियर। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और इसको हम क्या कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, बट पावर में यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 तो मैंने लिखा नहीं। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.62 10 टू द पावर माइनस 34। तो यहाँ पे कितने पावर आ गए 1000 मतलब 10 की पावर 3 और यहाँ पे 100 की पावर 2 है तो ये बन गया इनटू में 10 की पावर 4, 2 का स्क्वायर। तो ये 4 और 3 कितना हो गया 7। अब 7 पावर जो है वो आपके पॉजिटिव हैं जो कि -34 से कम हो जाएंगे। तो अगर हम 7 पावर पॉजिटिव को -34 से कम करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 27 माइनस का। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी 6.62
2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 6.62 इंटू 10 टू पावर 27 आपकी CGS में वैल्यू हो जाएगी। तो आपको क्लियर हो गया ट्रिक क्या है। इसको हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने की वजह से आपको टाइम ले रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम t एज v इक्वल x प्लस वाई टी स्क्वायर प्लस z अपॉन w प्लस t, द डायमेंशंस ऑफ x y z एंड w। नाउ तो अब हमें इसमें डायमेंशंस फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल के क्वेश्चन से है। तो होमोजेनिटी मैंने वीडियो लेक्चर में बताया, होमोजेनिटी क्या है कि ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन एनी फिजिक्स इक्वेशन विल बी एवरी टाइम आइडेंटिकल। तो अब आपको अगर x का डायमेंशन निकालना है, मान लो सबसे पहले हमें डायमेंशन x का ही निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ v, क्योंकि v क्या है आपको गिवन है, वेलोसिटी है। तो x का डायमेंशन वेलोसिटी, क्योंकि जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन x का होगा, वही डायमेंशन वाई टी स्क्वायर का होगा, वही डायमेंशन इसका होगा, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशन आइडेंटिकल होगा। ये हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल बता रहा है। तो जो x का डायमेंशन है वही v का डायमेंशन होगा। तो v क्या है, वेलोसिटी। तो आपको मालूम है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1। तो हम m के टर्म्स में भी लिखते हैं, तो m0 LT-1 विल बी द डायमेंशन ऑफ x। x का डायमेंशन हो गया m0 LT-1। अब सिमिलर वे में हमें डायमेंशन फाइंड करना है किसका, वाई टी स्क्वायर का। तो वाई टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा हम लिखेंगे सेकेंड टर्म के लिए डायमेंशन ऑफ वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, अब चूंकि हमें डायमेंशन y का फाइंड करना है तो हम y के टर्म्स में लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर हम कर देंगे। अब हमें v का डायमेंशन मालूम है जो कि है LT-1 और t स्क्वायर का डायमेंशन कितना हो जाएगा, t स्क्वायर। तो ये बन जाएगा LT-3। तो आपका जो y का डायमेंशन है यहाँ पे, तो डायमेंशन ऑफ y हमें फाइंड करना था। डायमेंशन ऑफ y हमारा बन जाएगा LT, ये t ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -3, और इसको हम वैसे लिखेंगे तो लिखेंगे m0 LT-3। तो ये आपका डायमेंशन हो गया y का, x y का हो गया। अब हमें z का फाइंड करना है। तो जब हम z का डायमेंशन फाइंड करेंगे तो आपको मालूम है कि z का डायमेंशन फाइंड करने के लिए फिर से वही मेथड हमें करना है। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ z अपॉन w प्लस t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। क्लियर। तो z अपॉन दिस, अब चूंकि होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमें ये भी बता रहा है कि जो ये दोनों एडिशन में लिखे तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका और इसका डायमेंशन सेम होगा। इसका डायमेंशन सेम है तभी एडिशन में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो डायमेंशन ऑफ w होगा वही डायमेंशन ऑफ t होगा। तो एक शॉर्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाएगा डायमेंशन ऑफ w क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ t। तो डायमेंशन ऑफ t क्या है, t तो टाइम है, तो w का डायमेंशन कितना हो जाएगा, t। तो w का डायमेंशन आपका बन जाएगा m0 L0t। ये डायमेंशन किसका हो गया, आपका w का डायमेंशन हो गया। m0 L0t इज द डायमेंशन ऑफ w। तो w का डायमेंशन हमारा t है। ओके, ये भी t है, ये भी, तो पूरा t हो गया। अब हमें z का डायमेंशन निकालना है। तो z का डायमेंशन तभी निकलेगा जब इसका डायमेंशन इसके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो डायमेंशन ऑफ t प्लस t 2t, तो 2 से कोई मतलब नहीं होता। तो डायमेंशन ऑफ v हमें निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ v हम कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन ऑफ v हम डायमेंशन ऑफ z हमें निकालना है। डायमेंशन ऑफ z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ v इंटू क्या, डायमेंशन ऑफ w प्लस t। तो w का t है, उसका भी t है, तो ये तो पूरा t का डायमेंशन हो गया। और v का डायमेंशन हमें मालूम है क्या है, LT-1। तो अब हम निकालते हैं डायमेंशन ऑफ z क्या हो जाएगा, LT-1 ये हो गया, और ये दोनों टाइम ही है तो इसका डायमेंशन भी t होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ l बचेगा। तो डायमेंशन ऑफ z हमारा क्या बन गया, डायमेंशन ऑफ z में सिर्फ l आया, तो हम लिख सकते हैं m0 LT0। तो ये डायमेंशन ऑफ z हो गया, ये डायमेंशन ऑफ आपका w हो गया, ये डायमेंशन ऑफ आपका y हो गया,
और ये आपका डायमेंशन ऑफ एक्स हो गया। तो हमने चारों के डायमेंशन फाइंड कर लिए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो ये बेसिकली होमोजेनिटी प्रिंसिपल से क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका मैंने आपको मेथड बता दिया। अब नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पावर डिलीवर्ड बाय अ फोर्स इज गिवन बाय P is equal to, power delivered by a force is given by P is equal to alpha upon beta e to the power minus beta t, where t is time. The dimension formula for the alpha and beta. अब हमें डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है अल्फा एंड बीटा का। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा गिवन है और पावर गिवन है, तो हम सबसे पहले जो फार्मूला गिवन है वो नोट करते हैं। P इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है अल्फा बाई बीटा ई टू द पावर एक्सपोनेंट टू द पावर माइनस बीटा टी। अब हमें अल्फा और बीटा का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है। तो सी देखो यहाँ पर बीटा दो प्लेस पर है, एक यहाँ पर भी बीटा है और एक एक्सपोनेंट्स में भी बीटा है। तो अब हमें डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है यहाँ पर अल्फा एंड बीटा का। तो बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें मालूम होना चाहिए कि जो एक्सपोनेंट का डायमेंशन होता है किसी के पावर में, जैसे पावर ऑफ ई हैज टू बी डायमेंशनलेस। हमें ये रूल याद रखना है कि कभी भी ई के पावर में कुछ भी लिखा हो तो उसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशनलेस होता है। एक्सपोनेंट के पावर का जो डायमेंशन है वो डायमेंशनलेस होता है। तो इट मीन्स क्या हो गया, सबसे पहले हम इसको यहीं से सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बीटा टी जो हमारा गिवन है ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस का मीन्स क्या हो गया, m0 l0 t0, मतलब तीनों ही जीरो होंगे। आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। डायमेंशन ऑफ, अगर किसी भी एक्सपोनेंट के पावर में कुछ भी दिया हो तो आपको मालूम है कि एक्सपोनेंट्स के पावर को हम बोलते हैं डायमेंशनलेस है। ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक रूल है कि डायमेंशन अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो तो उसको हम क्या लेते हैं, डायमेंशनलेस। तो बीटी जो भी हमारा एक्सपोनेंट में था माइनस बीटी या बीटी, उसको हमने क्या लिख दिया ये। अब हमें चूंकि बीटा टी, अब हमें बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है। तो बीटा का डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, बीटा का डायमेंशन हमें फाइंड करना है तो अपॉन में टी चला जाएगा। क्लियर। तो डायमेंशन ऑफ बीटा हमें फाइंड करना है, इनटू हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ टी, और यहाँ पे तो हमारा पूरा जीरो ही रहेगा डायमेंशन में क्योंकि ये हमारा रूल है। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टी यहाँ पे अपॉन में चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हमें तो फाइंड करना था किसका, बीटा और अल्फा का। तो सबसे पहले मैंने बीटा का फाइंड कर दिया। डायमेंशन ऑफ बीटा क्या बन गया बेटा, m0 l0 t-1। तो बीटा का डायमेंशन निकल के आ गया है m0 l0 t-1। क्यों, डायमेंशन ऑफ टी इसके अपॉन में जाएगा तो फिर ऊपर इनवर्स में आ जाएगा। तो ये डायमेंशन ऑफ आपका बीटा फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशन ऑफ अल्फा फाइंड करना है। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, चूंकि हमें मालूम है डेंसिटी क्या है तो अब हम यहाँ पे सारी वैल्यू रख सकते हैं। इसका तो डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस है। तो अब हमें P के फॉर्म में हमें अल्फा निकालना है। तो हम होमोजेनिटी फिर से अप्लाई करते हैं। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी पावर, P क्या है यहाँ पर, पावर है। डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा इनटू, ये डायमेंशनलेस है आपको मालूम है, तो डायमेंशनलेस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, आपको मालूम है हमने अभी लिख के बताया था, m0 l0 t0। तो इसका डायमेंशन जब हम इस पूरे का डायमेंशन लिखेंगे तो पूरे का डायमेंशन ये है। तो डायमेंशन ऑफ जो बीटी हमारा है, बीटा टी हमारा है, वो क्या है, डायमेंशनलेस है। तो मैंने इसको लिख दिया। डायमेंशन ऑफ अल्फा निकालना, डायमेंशन ऑफ बीटा हमारा मैंने फाइंड कर दिया है, और डायमेंशन ऑफ डेंसिटी हमें पता होना चाहिए, पावर। तो डायमेंशन ऑफ पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो पावर का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का डायमेंशन आपको मालूम है क्या होता है, m(l)² t-2। ये डायमेंशन किसका हो गया आपका, वर्क का। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, टी, टाइम का डायमेंशन। तो टाइम ऊपर फिर से चला जाएगा। तो पावर का डायमेंशन हमारा बन गया m(l)² t-3, क्योंकि -2 था, एक और आ गया तो -3। तो ये आपका पावर का डायमेंशन हो गया। अब हमें अल्फा का निकालना है, तो ये तो खत्म है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ अल्फा, अब हम लिख रहे हैं डायमेंशन ऑफ अल्फा
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ पी जो मैंने भी फाइंड किया है और डायमेंशन ऑफ बीटा, ये तो वन ही, ये तो हमारा डायमेंशनलेस है। तो डायमेंशन ऑफ पी आप क्या निकाल चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री इंटू डायमेंशन ऑफ बीटा में सिर्फ आपका टी इनवर्स ही आएगा क्योंकि बाकी तो जीरो और ये तो जीरो ही रहेगा। तो अगर इसको पूरे को कंप्लीटली आप सॉल्व करोगे तो टी की पावर माइनस थ्री से टी की पावर फोर हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस फोर। ये आपका आ गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस फोर डायमेंशन ऑफ अल्फा। और डायमेंशन ऑफ बीटा क्या निकला था, डायमेंशन ऑफ बीटा आया था आपका एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। तो सिमिलर अगर कोई एक्सपोनेंट का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये पूछा जाएगा, तो हमें एक्सपोनेंट का जो ट्रिक है, जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है, वो याद रखना कि एक्सपोनेंट के ऊपर अगर कोई डायमेंशन है तो डायमेंशनलेस होता है। तो उसके कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन अ न्यू सिस्टम यूनिट ऑफ मास इज टेकन एज 50 kg, unit of length is taken as 100 m and unit of time is 1 minute. The weight of the body in this system, if in SI system its weight is 10 Newton. Okay, SI system में हमें weight given है 10 Newton है और हमारे पास एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट इन्होंने दे दिया है, उसमें हमको क्या करना है, वेट को फाइंड करना है। तो हमारा वेट उस सिस्टम में क्या होगा हमें ये समझना है। क्लियर? तो हमें नहीं मालूम उस सिस्टम में क्या होगा, हमारे पास ट्रिक तो वही है। तो हमें अब ध्यान देना है कि हमारे पास ये जो 10 न्यूटन गिवन है ये किस में गिवन है, ये आपका एसआई सिस्टम में गिवन है। सपोज 10 न्यूटन गिवन है तो आपको मालूम है हमें N2 फाइंड करना है। N2 इज इक्वल टू, ट्रिक हमारा N1 की प्लेस पर हमने 10 लिख दिया। क्लियर? और M1 बाई M2, अब हमें किसका फाइंड करना है, तो हमें मालूम है कि ये फोर्स है या वेट है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हमें पता होना चाहिए जो फिजिकल क्वांटिटी है, एम एल टी माइनस टू। तो हमें यहाँ से क्या पता है, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 1 है और सी इज इक्वल टू माइनस 2 है। क्लियर हो गया? तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 वैसे M1 बाई M2, ए क्या हो गया 1, दूसरा हो गया L1 बाई L2, बी क्या हो गया 1 और तीसरा हो गया T1 बाई T2 और C हो गया माइनस का 2। तो ये हमारा ट्रिक हो गया, जो ट्रिक अभी हम कर चुके हैं। अब हमने इन्होंने बोला है कि 10 न्यूटन है, इसको हमें अदर फॉर्म में लिखना, लेकिन अदर फॉर्म में हमें डायमेंशंस पहले से इन्होंने दे रखे हैं। तो अगर हम उस अदर फॉर्म को यूज करेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, सॉल्व करना आसान है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम मास को एसआई सिस्टम में ले रहे हैं तो सपोज मैंने 1 kg ले लिया, इन्होंने बोला कि जब हम जिस सिस्टम में फाइंड करें उसको 50 kg में लेना है, तो हमने क्या कर दिया, 1 kg डिवाइडेड बाई 50 kg। जिस सिस्टम में फाइंड करना है उसको भी kg में लेना, पर उसको 50 कर देना। मतलब यहाँ पे M2 की वैल्यू क्या बन गई, 50 kg, M1 की वैल्यू तो 1 kg पहले से था जो हम पहले रख रहे थे, पावर में 1 आ गया। अब L1 क्या है, L1 हमें वहां पे क्या लेना है, 1 मीटर लेना है, क्योंकि हमने वहां पे 1 मीटर ही लिया था। लेकिन L2 को ये बोल रहे हैं कि हम 100 मीटर लेंगे, तो इन्होंने बोला 100 मीटर, तो हमारी L2 की वैल्यू 100 मीटर हो गई अपॉन में। आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं हमें क्या करना है, T1 तो हमने वहां पे सेकंड में लिया था, तो 1 सेकंड था या सेकंड में लिया था, पावर में यहाँ पे 1 है। लेकिन अब ये बोल रहे हैं नहीं हम T1 को मिनट में लेंगे, 1 मिनट में लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 1 मिनट लिखें, या फिर हम इसको सेकंड काटने के लिए 60 सेकंड लिख देते हैं। तो ये पावर में कितना हो गया, -2। अब देखो kg फिनिश्ड हो गया, मीटर भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये 10 एज इट इज आ गया, इनटू में आ गया 1/50 और 10 एज इट इज 1/50। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 1/100 हो चुका है, इनटू में अब ये पावर में कितना है, -2 है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर हम ले जाएं तो +2 हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं 60 के पावर में 2, नेगेटिव से पॉजिटिव, 1/60 था, इसको हम इन्वर्स कर देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कितना हो गया, 10 × 1 × 1 और 60 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3600 हो जाएगा। गेटिंग इट? और अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा, 50 × 100, दैट मीन्स 5000। तो 36 ये 60 का होल स्क्वायर करेंगे ना,
तो 36,000 बन जाएगा ये 60 इंटू 60 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5000 ये मैंने ये सॉरी 60 होल स्क्वायर 3600 होगा। अब इसको जब कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो अब देखो कितने जीरोस कट रहे हैं, 1 2 1 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो कितना है 36 डिवाइडेड बाई 5 बच रहा है यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 7 जा 2 7.2 यूनिट आ जाएगा। तो 7.2 यूनिट आपका सिस्टम हो गया जो गिवन है, मतलब 10 न्यूटन को मैंने इस गिवन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना था, उस गिवन सिस्टम में रिप्रेजेंट किया तो आपको 7.2 यूनिट आ गया। क्लियर हुआ गाइज? आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको ठीक लग रहा है तो आपको ऐसे कंटिन्यू लेक्चर्स और मिलते रहें तो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर एंड फॉरवर्ड। क्लियर? ओके।